हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और क्लासरूम ऑफ फिजिक्स चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम चैप्टर 11 को डिस्कस करने वाले हैं कि इस बार आरबीएससी बोर्ड में इस चैप्टर से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। चैप्टर का नाम है रेडिएशन एंड ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, हिंदी में विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ये चैप्टर आपको 4 मार्क्स दिलाएगा और मेरी बात मानिए, ये 4 मार्क्स के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस चैप्टर में लिमिटेड मैटर है, बहुत लिमिटेड है, जहां से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, बार बार एक ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं। चलिए पहले ब्लूप्रिंट को समझते हैं। देखो, ब्लूप्रिंट में एमसीक्यू है, आधे नंबर का एक आएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स भी एक ही है, और आपके पास में एक लॉन्ग आंसर टाइप मतलब दीर्घ उत्तरीय सवाल है 3 नंबर का, और इस 3 नंबर के सवाल को भी उसने कैटेगराइज किया है कुछ ऐसा। 1 मार्क के 3 क्वेश्चन उसके अंदर पूछ सकता है। यह भी पॉसिबल है कि ये इसका कॉम्बिनेशन 2+1 भी बना दे, लेकिन इसमें भी एक नंबर फिक्स है डायग्राम का, एक नंबर फिक्स है डायग्राम का। और अगर मैं ब्लूप्रिंट को देखता हूं तो मैक्सिमम 2 डायग्राम आ सकते हैं। इसका मतलब ये वाला भी डायग्राम हो सकता है, ये वाला भी डायग्राम हो सकता है, और यहां से एक नंबर का स्टेटमेंट हो सकता है। ठीक है, वापस से अगर मैं इस चैप्टर को देखूंगा तो मेरे को इस चैप्टर के सारे ग्राफ पता होने चाहिए कि कौन कौन से ग्राफ इस चैप्टर के अंदर हैं, क्योंकि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वहां से ग्राफ बनते हैं और वो आपको देखने पड़ेंगे। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है इस बार आने चाहिए, सबसे पहले आपको सभी की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अब यहां पर इस चैप्टर के अंदर आपके पास में 4 ही डेफिनेशन है। किस किस की? एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, एक वर्क फंक्शन की, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल की या कट ऑफ पोटेंशियल जिसे हम बोलते हैं, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। ये 4 डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। कौन कौन सी? प्रकाश विद्युत प्रभाव, कार्यफलन, अंतक विभव या फिर निरोधी विभव भी जिसे बोलते हैं, और दहलीय आवृत्ति। ठीक है, ये आप डेफिनेशन याद रखिएगा। इस चैप्टर के अंदर आपके पास में 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का और एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन बाय आइंस्टीन, है ना। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाने का जो तरीका था वो ध्यान में रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है, इन दोनों से ही क्वेश्चन बनता है, और एक एक नंबर का सवाल आसानी से पूछ सकता है। आइंस्टीन की इक्वेशन भी पूछ लेगा ना, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वो भी एक नंबर की बन सकती है, या फिर आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस तरीके से एक्सप्लेन किया था वो भी एक नंबर का बन सकता है, कि भैया इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है वो 2 काम करती है। पहला, इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालती है, दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल जाता है उसको एनर्जी भी देती है, काइनेटिक एनर्जी भी देती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि अगर लाइट के पास में ड्वेल नेचर है, मतलब उसके पास में वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों है, इसी तरीके से मूविंग पार्टिकल्स जो चल रहे हैं ना, पार्टिकल्स, उनके पास में भी ड्वेल नेचर होगा। ड्वेल नेचर मतलब मूविंग पार्टिकल, पार्टिकल तो है ही, तो पार्टिकल नेचर के साथ में उनके पास में वेव नेचर भी होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना। तो ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस थी। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का अपना एक फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी, ये इंपॉर्टेंट बनता है ना। ऐसे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, इसका फॉर्मूला एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आप प्रैक्टिकली करते हैं तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन मिले हैं वहां पर आपके पास में ग्राफ है। पहला ग्राफ किसके बीच में है वो समझिएगा, ये है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। आप सभी को पता होना चाहिए जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंक्रीज होगी, प्रोपोर्शनल चलते हैं, तो ये लाइन कुछ इसी तरीके की जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरा जो कर्व है आपके पास में है पोटेंशियल वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर 3 अलग अलग ग्राफ आपको दिखाई देंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी सेम है, वापस से ध्यान में रखना, आवृत्ति समान है सभी की। ठीक है, आवृत्ति समान है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सभी का सेम है, एक ही जगह से स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, मंदक विभव सेम है। ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी अलग अलग है, तीव्रता जो है वो डिफरेंट है।
तीव्रता जो है वो अलग अलग है, तीव्रता अलग 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 है। तो फिर आप देखेंगे संतृप्त धारा जो है, ये संतृप्त धारा आपको दिखाई दे रही है ना, सैचुरेशन करंट, इसका वैल्यू भी अलग अलग है। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं करंट का वैल्यू भी इंक्रीज होता है, सैचुरेशन करंट का वैल्यू भी इंक्रीज होता है। और यहां पर ये ध्यान में रखना बच्चों, ये I1 I2 I3 जो है वो करंट नहीं है, वो इंटेंसिटी है। वो क्या है? इंटेंसिटी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखो, इंटेंसिटी को चेंज करोगे तो फिर ये जो आपकी सैचुरेशन करंट है वो चेंज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी सेम है इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट कर दूंगा तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल अंतक विभव भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट ग्राफ यही बता रहा है। नेक्स्ट ग्राफ में आप देखेंगे कि ये जो आवृत्ति जैसे जैसे आप चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी को जैसे जैसे चेंज करेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग हो जाएगा। लेकिन इंटेंसिटी सेम है, तीव्रता सेम है, इसलिए फिर आपका ये जो सैचुरेशन करंट है वो सेम है, संतृप्त धारा है वो सेम है। ये पता चला। फिर निरोधी विभव मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में भी एक कर्व है, ये एक लीनियर कर्व है बच्चों, ये बात ध्यान में रखिएगा, जो सिर्फ और सिर्फ धातु के ऊपर डिपेंड करता है। धातु अगर अलग अलग है तो कर्व अलग अलग होगा, अगर मैं धातु को चेंज नहीं करूंगा तो फिर कर्व एक जैसा ही बनेगा। इसका स्लोप चेंज नहीं होता, ठीक है, इसका स्लोप चेंज नहीं होगा, स्लोप फिक्स है। और इसका स्लोप कितना होता है? H/E होता है। ये मैं आपको बता देता हूं। देखो आइंस्टीन की जो इक्वेशन है ध्यान में रखिएगा, आइंस्टीन ने बताया था H न्यू इज इक्वल्स टू H न्यू नॉट प्लस हाफ mv², है ना, मैक्सिमम, जिसे आपने लिखा था H न्यू इज इक्वल्स टू H न्यू नॉट प्लस EV0, कुछ ऐसा ही है। ठीक, अब y एक्सिस के ऊपर आपके पास में स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो मेरे को ये y एक्सिस पे चाहिए, तो मैंने फॉर्मूला बनाया EV0 इज इक्वल्स टू H न्यू माइनस H न्यू नॉट। तो V0 का फॉर्मूला क्या बना? V0 इज इक्वल्स टू H/E, E का डिवाइड जा रहा है, न्यू माइनस H/E न्यू नॉट। थोड़ा सा गौर करना बच्चों, ये कुछ ऐसा है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है, y की जगह V0 है, x की जगह फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसका m देखो H/E है, m स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ढलान, ढलान हिंदी में बोलेंगे इसको क्या बच्चों? ढलान बोलेंगे, है ना। इसका जो ढलान है m वो फिक्स है H/E, तो चाहे कोई सी भी मेटल ले लो इसकी ढलान चेंज नहीं होगी, ठीक है ये बात। और अगर आप C को देखेंगे तो C ऋणात्मक है, नेगेटिव है। यहां पर आप इस ग्राफ को आगे की ओर बढ़ाओगे ना तो ये नेगेटिव जाएगा, ये ठीक है, इस तरफ वाला पार्ट ये C है। और आप C को देखोगे तो H न्यू नॉट है, H न्यू नॉट वर्क फंक्शन होता है बच्चों, H न्यू नॉट क्या होता है? वर्क फंक्शन होता है, कार्यफलन। तो ये जो इधर वाला भाग है ना, ये इस तरफ वाला भाग, ये कार्यफलन है, वर्क फंक्शन है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इस तरफ वाला भाग आपको वर्क फंक्शन देता है, ठीक है। ये ग्राफ ये समझा रहा था। इस चैप्टर में से अगर मैं एक और ग्राफ देख लेता हूं, आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर मैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस देखता हूं ना, तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इक्वल्स टू लैम्डा इज इक्वल्स टू H/P। ये P जो है यहाँ पे संवेग है, मोमेंटम, ठीक है। तो लैम्डा और P में अगर आप ग्राफ देखोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, व्युत्क्रमानुपाती वाला ग्राफ है, ठीक है। तो लैम्डा और P में अगर ग्राफ बनेगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और इस चीज को और ध्यान में रखना, अगर मैं संवेग चेंज नहीं करूंगा, मोमेंटम चेंज नहीं करूंगा तो सभी की तरंग दैर्ध्य भी चेंज नहीं होगी। मोमेंटम चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज होगी, अगर मोमेंटम ही चेंज नहीं हुआ तो फिर वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगी। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए फॉर्मूलाज देखिए। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ये फ्रीक्वेंसी को डिनोटेशन इस तरीके से, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाय लैम्डा, एक बेसिक फॉर्मूला है। वर्क फंक्शन, कार्यफलन, फाई नॉट इज इक्वल्स टू H न्यू नॉट या फिर HC डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट। मैंने इसको चेंज कर दिया, न्यू नॉट को चेंज किया, C डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट। व्हाट इज लैम्डा नॉट? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, है ना, दहली तरंग दैर्ध्य। फिर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, वो फोटोन जो धातु सतह पर आ रहा है, लाइट का वो फोटोन जो धातु सतह पर आ रहा है ना, उसकी एनर्जी कितनी है? दैट इज E इज इक्वल्स टू H न्यू या फिर HC डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है। H की वैल्यू वैसे एग्जाम में दी हुई आएगी, अदरवाइज आपको H ध्यान में रखना पड़ेगा, 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड,
ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, h का वैल्यू यही होता है। c का वैल्यू कितना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए, फिर जैसे ही धातु सतह पर फोटोन आया, इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था, इस बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, वो एनर्जी होती है हाफ mv² मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जिसे हम EV0 से भी देखते हैं। और आप देखेंगे इस वाले फॉर्मेट से, EV0 वाले फॉर्मेट से एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, एक जैसे सवाल आए हैं। ठीक है, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मैंने आपको बता ही दी है, ये ध्यान में रखिएगा, ये पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। दी ब्रॉगली हाइपोथेसिस मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं, ये फॉर्मेट ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। हालांकि अब ये फॉर्मूला आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप देखोगे कि लास्ट ईयर मतलब 2023 में भी इससे सवाल आया हुआ है, तो ध्यान में रख लीजिएगा। 12.27 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक नैनो होता है 10⁻⁹ मीटर, सॉरी 9 मीटर, है ना। तो अगर मैं इसे नैनो में कन्वर्ट करता तो मैं इस फॉर्मूले को लिखता कुछ ऐसा। अब ये नैनोमीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, यही फॉर्मूला। और यहाँ पे वी क्या है, पोटेंशियल है, वेग नहीं है बच्चों, ठीक है, इस ध्यान को रखिए। यहां पर वी वेग है, इधर वी वेग है, वेलोसिटी है, लेकिन ये पोटेंशियल है यहां पर, ठीक है। चलिए, फिर एग्जाम में जो न्यूमेरिकल मेरे को लग रहा है जहां से आ सकता है, और छोटा न्यूमेरिकल तैयार करना है, आप कोई बड़ा न्यूमेरिकल मत तैयार करना, तो थोड़ा तरीके से सुनना। ये वाला न्यूमेरिकल आपको अच्छे से तैयार करना है, 11.1 वाला, जिसमें कॉन्सेप्ट क्या है, आपको अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो QV इज इक्वल्स टू EV, सॉरी EV नहीं, h न्यू का कॉन्सेप्ट लगाइएगा, इससे आसानी से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी अगर आ गई तो c/λ लगा करके आपको वेवलेंथ भी मिल जाएगी, ठीक है। 11.2 क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, हिंदी में दिया हुआ क्वेश्चन है, आप इंग्लिश में समझिए। वर्क फंक्शन दिया हुआ है, तो यहां से जो पूछेगा, इस बार जो पूछेगा, अगर आपको वर्क फंक्शन दिया हुआ है तो फिर आपको वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछेगा। वो क्या पूछेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला क्या होता है, h न्यू नॉट, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई नॉट डिवाइडेड बाय h का डिवाइड लगा दीजिएगा। और ये 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बात समझ रहे हो, ऐसा लिखोगे और फिर उसमें h का डिवाइड लगाइएगा, ठीक है, तब जाकर के आपका काम बैठेगा। फिर आपतित फोटोन की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी पूछेगा, h न्यू ही लगाना है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन यहां से तैयार कर लीजिएगा, इस बार यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, अंतक विभव। तो फिर अधिकतम गतिज ऊर्जा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछिए। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला EV0 लिखा था, नहीं लिखा था, V0 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर आपके सामने है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल नंबर 11.3, आप चाहें तो एग्जाम्पल नंबर 11.2 भी तैयार कर लीजिएगा, लेकिन छोटे ही सवाल तैयार कीजिएगा। मैंने देखो आपको ये वाले सवाल नहीं बताए, मैंने अलग से ही इसमें 2 सवाल इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, वो ध्यान में रखिएगा। छोटे सवाल ही इंपॉर्टेंट हैं, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं देखेंगे। देखो यहां पर आप देखेंगे तो दी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ रहा है। दी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला अगर हम देखते हैं, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h/p या फिर h/mv। अब अगर आप इसके दोनों पार्ट देखेंगे, दोनों पार्ट देखो, इलेक्ट्रॉन के लिए आपको वेलोसिटी दे रखी है, v दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। h की वैल्यू मैंने आपको बताई है, बताओ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकलेगी नहीं निकलेगी। ऐसे ही किसी गेंद के लिए भी आपको नेक्स्ट वाले में दिया हुआ है 150 ग्राम उसका द्रव्यमान है, उसका मास दे रखा है। अगर बॉल का मास जो है वो 150 ग्राम है, ग्राम को कन्वर्ट करो केजी में, ध्यान में रखिएगा, बस यही ट्रिक है यहाँ पे। m जो है वो कन्वर्ट होना चाहिए, m आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, बताओ वेवलेंथ निकलेगी नहीं निकलेगी।
सिंपल सवाल, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। कैलकुलेशन तो आपको आनी ही चाहिए, बिना कैलकुलेशन के कैसे काम चलेगा बच्चों। चलो, ये वो पार्ट है जो मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, जहां से क्वेश्चन 110% आएगा। 100% से ज्यादा कुछ होता नहीं, 100% ही बोल रहा हूं, 100% यहीं से सवाल आएगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपको न्यूमेरिकल करने का थोड़ा सा और पैटर्न बन जाएगा, ठीक है, या किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। 2020 का अगर ये सवाल देखेंगे, डिवीजन जर्मर प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये अब इस बार नहीं रहा, ठीक है, लेकिन तो भी फॉर नॉलेज आप ध्यान में रखिएगा, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को इंडिकेट किया था, है ना, इलेक्ट्रॉन की तरंगीय प्रकृति को बताया था। फिर हाइगेन का अनिश्चितता सिद्धांत, ये भी छोड़ दो, कोई मतलब का नहीं रहा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती, कैन नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, हाँ एक और बात, एक छोटा सा सवाल यहां पे डाल लीजिएगा जो मैंने नहीं बताया है, कि इलेक्ट्रॉन की नहीं, लाइट का पार्टिकल नेचर बताने वाला इफेक्ट कौन सा है ना, कौन से प्रभाव के द्वारा आप प्रकाश की कणीय प्रकृति को प्रदर्शित कर पाते हैं। वापस से, कौन से प्रभाव द्वारा आप प्रकाश की कणीय प्रकृति को प्रदर्शित कर पाते हैं, मतलब कौन सा इफेक्ट जो है वो लाइट के पार्टिकल नेचर या फोटोन नेचर को इंडिकेट करता है। ध्यान में रखिएगा, एक ही है, कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीईई, प्रकाश विद्युत प्रभाव। हालांकि कॉम्पटन इफेक्ट भी है, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमारे सिलेबस में अभी यही है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा हम कणीय प्रकृति या फोटोन नेचर को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और है, व्हाट इज द चार्ज ऑफ फोटोन, चार्ज ऑफ फोटोन, चार्ज ऑफ फोटोन होता है 0, चार्ज ऑफ फोटोन कितना होता है बच्चों, 0 होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि चार्ज ऑफ फोटोन 0 होता है। फिर व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ फोटोन, फोटोन का स्थिर मास कितना होता है, स्थिर द्रव्यमान कितना होता है, वो भी 0 होता है। ये ध्यान रखना, ये दो प्रॉपर्टी हैं फोटोन की जो पूछी जा सकती हैं। फोटोन वास्तविकता में एनर्जी के बंडल होते हैं, है ना, बंडल ऑफ एनर्जी होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, जिसके पास में कोई चार्ज नहीं होता और उसका रेस्ट मास 0 होता है। मूविंग मास कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेस्ट मास जो हम कंसिडर करते हैं दैट इज 0, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ भाई, चलिए, तो वेव नेचर के कारण क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो उल्टे लिख दो। उल्टे मतलब आपको पता है कि इंटेंसिटी को इंक्रीज करने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होती है, मतलब इफेक्टेड। तो आप बोलो, उल्टा बोलो, आप बोलो कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी को चेंज करने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, है ना। तरंग सिद्धांत के अनुसार आपतित प्रकाश की तीव्रता को परिवर्तित करने पर प्रकाश विद्युत धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, एक तो ये। दूसरा ये थ्योरी ये बोलती है, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, है ना, कि लाइट के आने में और सतह से इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने में कुछ न कुछ समय अंतराल होना चाहिए, कुछ ना कुछ समय अंतराल। वो समय अंतराल 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 10 सेकंड भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, ठीक है, ये वेव थ्योरी बोलती है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता बच्चों, एक्चुअली में तो फोटोन का आना और इलेक्ट्रॉन का हाथों हाथ निकलना होता है, देयर इज नो टाइम लैग, कोई समय अंतराल नहीं होता, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो दो मैंने आपको सीधे सीधे जो सिंपल सिंपल थे वो बताए। क्या, पहला, इंटेंसिटी का कोई इंपैक्ट नहीं होता फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, जो कि सही नहीं है भैया, इंपैक्ट होता है, हमें तो पता है, इंटेंसिटी और करंट प्रोपोर्शनल चलता है, ठीक है। दूसरा, वेव थ्योरी बोलती है कि समय अंतराल होना चाहिए फोटोन के आने में या फिर लाइट के आने में और सतह से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता, ठीक है। फोटोन का संवेग क्या होगा, बढ़िया क्वेश्चन है कि फोटोन का संवेग क्या होगा। तो अगर मैं इस चीज को देखता हूं तो ये तो सिंपल सा है,
है ना। आपने लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी देखा था, तो पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा। यहां से अगर आप देखोगे तो संवेग का फॉर्मूला एच अपॉन लैम्डा बनता है, लेकिन ये किसी पार्टिकल का था, मूविंग पार्टिकल का था, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। और यही मोमेंटम जो है आपके फोटोन का भी होगा, ठीक है, यही संवेग आपके फोटोन का भी होगा। लेकिन अगर ये वाला फॉर्मूला नहीं होता एग्जाम में, अभी तो दिखाई दे रहा है, अगर ये वाला फॉर्मूला नहीं होता एग्जाम में, तो फिर आप कहां से निकालोगे, ध्यान में रखो कितने बन सकते हैं। तो आपको पता है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बोलती है यही एच न्यू भी होता है। अब इस एम सी स्क्वायर को थोड़ा चेंज करो, एम सी इंटू सी इज इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। तो ये एम सी इज इक्वल्स टू एच न्यू डिवाइडेड बाय सी हो जाएगा क्या, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, यही मोमेंटम है, यही संवेग है, फोटोन का संवेग, एच न्यू डिवाइडेड बाय सी भी बनता है। एक फॉर्मूला ये भी है, अभी के लिए तो यही है, लेकिन एक फॉर्मूला आप ये भी ध्यान में रखिएगा, दैट इज एच न्यू डिवाइडेड बाय सी, या फिर ई बाई सी भी, ई बाई सी भी मोमेंटम होता है, ठीक है। चलो आगे देखो, किसी धातु से उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के ई मैक्सिमम दे रखा है, ई वी नॉट होता है क्या, ई वी नॉट बराबर इतना, तो ई से ई कैंसिल, बताओ वी नॉट इज इक्वल टू 2.2 वोल्ट होगा, नहीं होगा, सिंपल सा था ये तो, इतना ही पूछेगा, 2.2 वोल्ट लिखना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन ध्यान में रखिएगा, क्या होता है, जब किसी धातु सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, यह प्रक्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन ए सुटेबल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, ठीक है। चलिए, फिर प्रकाश विद्युत धारा और आपतित प्रकाश की तीव्रता के मध्य कर्व आपको देखना है, इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी सॉरी करंट, इधर तो आएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इस तरफ आएगा इंटेंसिटी, कर्व कैसा जाएगा, ऐसा, है ना। इस तरफ तो प्रकाश विद्युत धारा है बच्चों, और इस तरफ है तीव्रता, ठीक है। चलो, ये वाला क्वेश्चन नहीं रहा, ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया इलेक्ट्रॉन की तरंगीय प्रकृति, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन से डिवीजन और जर्मर एक्सपेरिमेंट से, लेकिन अब सिलेबस का पार्ट नहीं रहा, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, अगर दो कणों का समान है तो फिर तरंगदैर्घ्य समान होगी, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य समान होगी, है ना। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ विल बी इक्वल इफ मोमेंटम संवेग अगर संवेग समान है, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है ना। तो चलिए आगे देखो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि प्रायोगिक अध्ययन में आपतित विकिरण की विभिन्न तीव्रताओं के लिए, विभिन्न तीव्रता मतलब इंटेंसिटी डिफरेंट, ठीक है, इंटेंसिटी डिफरेंट है। अगर इंटेंसिटी डिफरेंट है तो फिर प्रकाश विद्युत धारा करंट भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। वो कर्व देखो जिसमें करंट डिफरेंट है, तो अगर आप देखेंगे तो यहां करंट डिफरेंट है, यहां करंट डिफरेंट है, लेकिन सीधा तो कर्व बनता ही नहीं है विभव के भी लिए, पोटेंशियल के लिए कर्व तो सीधा बनता ही नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यही है वो। और अभी अपन ने डिस्कस भी किया था कि अगर फ्रीक्वेंसी सेम है और इंटेंसिटी डिफरेंट है, आवृत्ति समान है और तीव्रता अलग अलग है, तो फिर यही कर्व आता है, ठीक है। और ये वाला कर्व कब आता है बच्चों, ये वाला बताओ, ये वाला कब आता है, जब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिफरेंट होगी और इंटेंसिटी सेम होगी, आवृत्ति अलग अलग होगी और तीव्रता समान होगी, तब ये वाला कर्व आएगा, ध्यान में रखिएगा। और ये वाला कर्व कहीं है ही नहीं, ये दोनों कर्व कहीं है ही नहीं, ये वाले ये कहीं नहीं है, ठीक है, हटाओ इनको। प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन याद रखिएगा, कोई भी दो प्रेक्षण लिखिए, अगर हाँ दो प्रेक्षण बता देता हूं, तो आप आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को देखो बच्चों, अगर आप देखेंगे तो ये वाली इक्वेशन कुछ ऐसी लिखी जाती है, अरे क्या लिख दिया, ए वी नॉट या फिर हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, ठीक है। पहली बात को समझिए, अगर ये वाली चीज कुछ ऐसी हो,
न्यू माइनस न्यू नॉट इज लेस देन जीरो, क्या हो, लेस देन जीरो हो। मतलब हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं, आपतित प्रकाश की आवृत्ति जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो, है ना, दहली आवृत्ति से कम हो, तो न्यू माइनस न्यू नॉट जो है वो लेस देन जीरो होगा। और अगर ये लेस देन जीरो है, जीरो से कम है, तो फिर ये भी जीरो से कम होगा। इसका मतलब ये भी जीरो से कम होगा। जीरो से कम का मतलब होता है नेगेटिव, जो पॉसिबल नहीं है। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति, वापस से जब हिंदी में समझा रहा हूं, जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम होती है, तब प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं हो सकता, तब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकते। When the frequency of incident light is lesser than the threshold frequency, then no photoelectric effect is possible, या photoelectric effect is not possible। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। पहला। दूसरा समझिए, अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति के तुल्य होती है, दहली आवृत्ति के तुल्य होती है, तो आप देखेंगे ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये जीरो हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। ये वो कंडीशन है जब आप ये कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हो रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उसके पास में कोई गतिज ऊर्जा नहीं है। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति के तुल्य होती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होता है, तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होता है, लेकिन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो है वह शून्य होती है। ठीक है, ये आप इससे लगा सकते हैं। चलिए, फिर इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैंने आपको बताया था बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय रूट वी। वी की जगह 100 रखो तो 10 का ही डिवाइड देना पड़ेगा क्या? 100 का रूट तो 10 ही होता है, तो 10 का डिवाइड लगा दो, कितना हो जाएगा? 1.227 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये लो 2023 में, देखो 2024 में ये सवाल पूछा गया है, नहीं 2022 में पूछा गया है, और फिर 2023 में वापस रिपीट कर दिया इस सवाल को, वापस से रिपीट किया। बस यहाँ पे आप नैनोमीटर में आंसर जाएगा, तो ऊपर अगर हमारे पास में आ रहा था कितना, 1.227 एंगस्ट्रॉम, तो नैनो में कन्वर्ट करने पर इट विल भी हो जाएगा कुछ ऐसा, नैनोमीटर, ये वाला। ठीक है, कुछ इतना हो जाएगा। फिर प्रकाश दीजिए, कार्य फलन और निरोधी विभव, वर्क फंक्शन और स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैंने आपको बोला था, याद कीजिएगा। ठीक है, फिर सीजीएम का कार्य फलन इतना है, तो दहली आवृत्ति मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? फाई नॉट डिवाइडेड बाय एच। अच्छा सवाल है। ठीक है, फिर किसी धातु सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई वी नॉट होती है, ई से ई कैंसिल, 1.8 इसका आंसर, अंतः विभव। फोटोन का संवेग क्या? एच डिवाइडेड बाय लेमडा, अरे लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है ना रे, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया? एच डिवाइडेड बाय लेमडा, हुआ नहीं हुआ? फिर विभव v द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन के लिए दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, दी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद द पोटेंशियल v, थोड़ी देर पहले ही बताया है। ओके, नैनोमीटर में और करवा रहा है, तो फिर नैनोमीटर में होगा 1.227 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय रूट वी। नैनोमीटर में करवा रहा है ना, तो फिर वैसा ही करना पड़ेगा भाई। चल, फिर ये कुछ दहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पूछे, याद रखिएगा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन, फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटालिक सरफेस, किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए न्यूनतम आवृत्ति। ठीक है, 20 वॉट और इतने फोटोन पर सेकंड निकल रहे हैं, तो फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? P इज इक्वल्स टू एन, लास्ट टाइम आया था इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को यूज नहीं किया है, तो प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा हो जाएगी P डिवाइडेड बाय एन।
पी का वैल्यू दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। ठीक है, आगे आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का रूप नहीं है, रूप नहीं है EV नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट, ये है भैया, ये है, बिल्कुल सही है। एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ये भी सही है, ये भी सही है। एच न्यू इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर मैक्सिमम प्लस फाइव नॉट, ये तो आगे पीछे करके लिखा है, ये भी सही है। ये नहीं है, ये नहीं, तो हमारे लिए ऑप्शन डी ही है। ठीक है, प्रकाश विद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती। आप सभी को पता होना चाहिए ना, प्रोपोर्शनल चलता है। निरोधी विभव की परिभाषा, ठीक है, वो पोटेंशियल, निरोधी विभव मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, वो पोटेंशियल जिसके ऊपर फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है। फिर समान तीव्रता, आई सेम है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, पता चल रहा है क्या? इसको थोड़ा सा और सही करूं, ठीक है, ये तो करंट आ जाएगा इस तरफ और इस तरफ वोल्टेज आ जाएगा, पूरा लिखिएगा। ठीक है, फिर ये फ्रीक्वेंसी न्यू 01 और न्यू 02, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे इंक्रीज करोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ओहो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं आएगा ना, यहाँ पे पोटेंशियल आएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे V01 और V02 और फ्रीक्वेंसी लिख लेना यहाँ पे 1 और यहाँ पर 2, इंटेंसिटी सेम है तो फिर ये वाला करंट सेम है। M दिया हुआ है, V दिया हुआ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ रहा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv, बताओ होगा नहीं होगा, क्वेश्चन सिंपल था। नेक्स्ट वाला देखो, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर इसके बाद में समान आवृत्ति, अब इस बार फ्रीक्वेंसी सेम है और भिन्न भिन्न तीव्रता, फ्रीक्वेंसी सेम है, तीव्रता अलग अलग है, कुछ ऐसा क्या, I1 I2 याद आ रहा है, इधर करंट और यहाँ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट। ठीक है, पोटेंशियल को V लिखते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, निरोधी विभव दे रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा EV नॉट होती है, E और V नॉट ये रहा, तो मैं लिखूंगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बताओ आंसर आया नहीं आया? आया। चलिए, तो ये वो सारी चीजें हैं जिससे आप आसानी से इस चैप्टर को तरीके से कर पाएंगे। एक क्वेश्चन मेरे को बहुत याद आ रहा है, ये क्वेश्चन मैं आपको इस चैनल के कम्युनिटी टैब पे दूंगा या पोस्ट के अंदर आपको पास में आ जाएगा, है ना, उस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालूंगा पोस्ट के अंदर, वापस से पोस्ट देखिएगा, जो मैं डालता हूं वो प्लीज देखिएगा, वहां पर आपके पास में एक अच्छा न्यूमेरिकल नहीं, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने वाला है कि इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं, प्लीज उसका आंसर दीजिएगा, वो बहुत बढ़िया सवाल है। चलो आज के लिए इतना ही बच्चों, हैव अ गुड डे।